हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों 1000 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पे। तो इसके लिए आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर करना है। साथ ही साथ शुरू से अंत तक सभी वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखते चलना है, ताकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, आप इजीली विद इन सेकेंड आप सोल्व कर दो। देखो OMR जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, इसके लिए ज़्यादा फार्मूला वगैरह पर हम नहीं जाएंगे। अगर आप जाओगे तो उसमें ज़्यादा वो टाइम खत्म हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए क्या मेथड यूज किया जाता है, किस तरीके से जल्दी क्विक सोल्व किया जाता है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वो सभी टेक्निक एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ताकि आप इजीली से सोल्व कर लो और टाइम को बचा लो। क्योंकि 3 घंटे में 80 नंबर का क्वेश्चन करना होता है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के लिए पूरा टाइम लगा दोगे 1 घंटा, तो ये वर्थ नहीं होगा। इसके लिए आपको 20 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 to 12 मिनट में ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो वो सभी टेक्निक और ट्रिक्स बताऊंगा, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्विक सोल्व किया जाता है, आइदर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो इस वीडियो में बने रहना, इस चैनल पर बने रहना। ये मेरा आज का फर्स्ट वीडियो है। तो आप लोग जितना इंगेजमेंट होंगे उतना मैं आप लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन करूँगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा। प्लस एक बात और क्लियर कर दूं, आप लोग तो अभी बच्चे हो, क्लास 12th में, क्लास 11th में, तो आप लोग को कोई आइडिया नहीं है कि अकाउंटेंसी पेपर का क्या रोल है। अगर आप CA बनोगे या CS बनोगे या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, CMA बनोगे, या फिर हायर एजुकेशन के लिए आओगे, UGC नेट, PhD वगैरह वगैरह के लिए, तो इन सभी में अकाउंटेंसी पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हम सभी फील्ड में हैं, तो हमें पता है कि CA में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, CMA में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, CS में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड UGC नेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करूं UGC नेट, वन ऑफ द टफेस्ट MCQs पूछे जाते हैं। अगर आप UGC नेट PhD करने से पहले पास किया जाता है, जो कि मैं पास हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे अगर डिफ़िकल्टी MCQs कहीं पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, आइदर कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सभी से ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं UGC नेट में। तो मुझे पता है किस तरीके से आपको टीच करना है, किस तरीके से आपको समझाना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और जो क्वेश्चन आपके फ्रेंड 1 मिनट 2 मिनट लगाते हैं, वो आप 10 से 15 सेकंड में क्विकली सोल्व कर दोगे। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन क्लास 12 पार्टनरशिप बेसिक अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। तो क्लास 12 के लिए पूरा वीडियो का सेशन आरंभ हो चुका है और शुरू से अंत तक सभी वीडियो को फॉलो करते जाना। तो एक आज का फर्स्ट श्री गणेश करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर। मोहन एक्टिव पार्टनर है एंड ही वांट टू सैलरी ₹10,000 पर ईयर। अब कह रहा है कि मोहन एक्टिव पार्टनर है, जैसा कि डिफरेंट टाइप का पार्टनर होता है, एक्टिव, नॉन एक्टिव, तो वो सभी आगे देखेंगे कभी क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मोहन एक्टिव पार्टनर है और वह 10,000 पर मंथ सैलरी ढूंढ रहा है। तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए देखो, यस इट इज वैलिड, ऑप्शन बी नो इट इज नॉट वैलिड, एंड ऑप्शन सी वैलिड ओनली इफ बोथ पार्टनर एग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? देखो, अगर कुछ नहीं बोला है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो पार्टनर को कुछ भी सैलरी नहीं दिया जाएगा, 1 भी रुपया सैलरी नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी भी टाइप के पार्टनर हो, एक्टिव हो, नॉन एक्टिव हो, किसी को भी नहीं मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, नो इट इज नॉट वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो अच्छे से समझते जाना, कहीं भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई दूंगा और आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन सेकंड, श्याम हैड एडवांस अ लोन, श्याम ने एडवांस दिया लोन किसको, फर्म को। देखो कहीं पर लिखा रहेगा फर्म, कहीं पर लिखा रहेगा पार्टनरशिप फर्म, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। फर्म भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा है। ओके, एंड ही क्लेम इंटरेस्ट 10% पर एनम। क्या बोला, श्याम ने लोन दिया फर्म को और वह क्लेम कर रहा है 10% इंटरेस्ट पर एनम के लिए कि 10% इंटरेस्ट दो, हमने फर्म को लोन दिए, उस लोन पर हमें 10% इंटरेस्ट चाहिए, क्या मिलेगा। आप लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हो तो आपको क्या लगता है, 10 सेकंड सोचो, आंख बंद करो और सोचो कि रिकॉल करो कि पार्टनरशिप एक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था। अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो लोन पर इंटरेस्ट मिलता है या नहीं मिलता है, पहली सवाल। अब बात आया कि मिलता है तो कितना % मिलता है, वो डिपेंड करेगा कि डीड में लिखा हुआ तो ठीक है, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा और पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम 6% अलाउ करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% अलाउ करता है, तो यहाँ 10% डिमांड किया जा रहा है, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यस इट इज़ वैलिड, ऑप्शन बी नो इट इज़ नॉट वैलिड, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बोल रहा है वैलिड 6% पर एनम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया कि 10% मिलेगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, नो इट इज नॉट वैलिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है धीरे 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 धीरे। अगर पार्टनरशिप कैपिटल पर, पार्टनरशिप में कैपिटल पर एक चीज़ लिख लेना, कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लोन रहेगा तो लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा। एक किस चीज़ में बोला जा रहा है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, अगर डीड साइलेंट हो, इस केस में अगर डीड में लिखा हुआ है तो कैपिटल पर इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो उतना ही मिलेगा, लोन पर जितना % है उतना ही मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो कहीं भी डाउट होगा ना बुक पलट कर देखना कि यही चीज़ है ना, गलत तो नहीं है। ठीक है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, मोहन हैज कंट्रीब्यूट ₹20,000 एंड श्याम ₹50,000 एंड एज अ कैपिटल। ठीक है, मोहन ने 20,000 कैपिटल लगाया, श्याम ने 50,000 कैपिटल लगाया। अब कह रहा है मोहन वांट टू इक्वल शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पर मोहन 20,000 लगाया, श्याम 50,000 लगाया है। ठीक है, मोहन कह रहा है कि जो भी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट हुआ है भाई, इसमें हमें इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए। तो क्या मोहन का जो आर्गुमेंट है वो सही है या गलत है। 10 सेकंड सोचो, सोचने के बाद खुद रियलाइज करो कि क्या हमने पढ़े थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसके बारे में क्या पढ़ा था। इसके बारे में पढ़ा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप में होता है, तो चाहे प्रॉफिट हो पार्टनरशिप में या लॉस हो, सभी पार्टनर के बीच में जो भी रेशियो रहेगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लॉस रहेगा तो उसी रेशियो में लॉस मिलेगा, अगर प्रॉफिट रहेगा तो उसी रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अगर रेशियो नहीं लिखा हुआ है, अगर कोई भी रेशियो नहीं लिखा हुआ है कि किसको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ जाता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लीकेबल हो जाता है। एंड पार्टनरशिप एक्ट बोलता है देखो तुम लोग डीड जब क्रिएट कर रहा था, डीड जब बना रहा था, तो उसमें तुमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन कितना लेगा वो नहीं लिखा, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, इक्वल प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। चाहे कोई भी पार्टनर कितना भी कैपिटल लगाए, अगर एक पार्टनर ₹1 लगाया, दूसरा पार्टनर 10 लाख लगाया, अगर प्रॉफिट 5,000 हुआ तो 5,000 का इक्वल में बटेगा, यानी कि 2,500 ए को 2,500 बी को, जबकि बी लगाया है 10 लाख रुपया, फिर भी 2,500 ही मिलेगा।
क्योंकि डीड साइलेंट है। जब डीड साइलेंट रहेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल बटेगा। तो यहाँ पर मोहन का जो डिमांड है, अब देखो मोहन का डिमांड क्या वो है, इक्वल, तो इक्वल मिलेगा। हाँ, डीड साइलेंट है इसलिए यस इट इज वैलिड, मोहन का डिमांड वैलिड है। ठीक है, देखो अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह का वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो आपका भी योगदान रहेगा, मेरा भी योगदान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड 6% पर एनम। यहाँ बोला है श्याम वांट इंटरेस्ट, श्याम वांट मतलब क्या, चाह रहा है कि उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिले, कितना, 6% पर एनम। क्या श्याम को चाहने से कुछ होगा? यार यहाँ तो चाहने से कुछ नहीं होता है। अब तो कोई चाहता है कि लैम्बोर्गिनी मिल जाए बैठे बैठे, तो क्या मिलने वाला है? नहीं। तो श्याम जो चाह रहा है कि 6% इंटरेस्ट कैपिटल पर मिले, क्या मिलेगा? आप लोग बताओ। 5 सेकंड सोचो, आंख बंद करो, मेडिटेशन करो और सोचो कि कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। यस, आप लोग सोचे हो सही डायरेक्शन में। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए जो श्याम वांट मतलब चाह रहा है ना 6% पर एनम इंटरेस्ट मिले, नहीं मिलेगा। तो श्याम का जो आर्गुमेंट है वैलिड नहीं है, नो इट इज नॉट वैलिड। ओके, तो फिर से मैं बता दूं कि पार्टनर के कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जब तक कि डीड में लिखा ना हो। अगर डीड में लिखा हुआ है तो मिलेगा। पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा 6% पर एनम अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है। तो अगर डीड में लिखा हुआ है तो जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखते हैं। देखो समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि हाँ सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से सोल्व करूँगा, फिर से आपका क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप जब हम फॉर्म कर रहे हैं तो बिना रिटन एग्रीमेंट के वैलिड होगा। आप पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप एग्रीमेंट पढ़े हो, पार्टनरशिप एक्ट पढ़े हो, तो क्या लगता है आपको, क्या ये वैलिड होगा? 2 सेकंड सोचो। आपने सोच लिया, अब मैं बताता हूँ, उसके हिसाब से अपने आप को इवेल्युएट करना, क्या आप कितना सही जा रहे थे। देखो पार्टनरशिप फॉर्म जब क्रिएट किया जाता है ना, तो आइदर ओरल भी हो सकता है, ओरल मतलब बोल कर, एंड रिटेन यानी कि लिख कर, यानी बोल कर भी एग्रीमेंट बन सकता है एंड लिख कर भी एग्रीमेंट बन सकता है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाने के लिए, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रिटेन एग्रीमेंट होना ही चाहिए। जैसे कि आप 2 दोस्त आपस में मिल गए, दोनों दोस्त बोले कि चलो भाई पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, कुछ चीज़ बेचेंगे। मान लिया जाए कि स्टेशनरी का शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 दोस्त मिले और मतलब खेलते खेलते बात हुआ, बोला ठीक है चलो ठीक है कर लेते हैं पार्टनरशिप, हम दोनों बन जाते हैं। बस हो गया, पार्टनरशिप क्रिएट हो गया, आपस में ओरल एग्रीमेंट हो गया, बस इतना ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप होने के लिए ओरल भी चलेगा, रिटेन भी चलेगा। अगर रिटेन है तब तो अच्छा है, झगड़ा झंझट नहीं होगा। जिसे कि होता है ना कि बाद में कहेगा कि नहीं हमें इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट चाहिए, लोन पर इतना इंटरेस्ट चाहिए, अब आपस में लड़ोगे, उसके बाद दिमाग खराब होगा। फिर जाओगे प्रोफेशनल के पास, हम लोगों के पास आओगे, बोलोगे कि सर हम दोनों पार्टनर हैं, ओरल एग्रीमेंट हुआ था, तो देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन मांग रहा है, तो क्या इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़ा झंझट कर रहा है। तो मैं आपको एक बैठाऊंगा केबिन में, उसके बाद पानी वानी चाय कॉफ़ी पिलाऊंगा, उसके बाद आपसे फी लूँगा एंड तब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, ओरल एग्रीमेंट आप करवाए हों,
अगर रिटेन रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, ओरल जब करवाए हो तो आप दोनों में क्या बातचीत हुआ हमें तो पता नहीं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एंड जो ओरल भी एग्रीमेंट किए हैं ये वैलिड होगा। ठीक है, तो आपसे फी लूँगा और आपको कंसल्टेंसी दूंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या ये पार्टनरशिप जो फॉर्मुलेट हुआ है ओरल में क्या वैलिड होगा? जी हाँ, ट्रू। देखो छोटे छोटे बात को ध्यान में रखना है। फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट का मतलब होता है ना इनकॉर्पोरेशन, पार्टनरशिप फॉर्म को इनकॉर्पोरेट किया यानी बनाया। मैं बहुत सारा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफिस में बनाते रहता हूँ, एग्रीमेंट करते रहता हूँ, बहुत सारा ड्राफ्ट। कभी मैं आपको दिखाऊंगा पार्टनरशिप डीड का ड्राफ्ट, वो 5000 स्टाम्प पेपर जो एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप का 5000 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पर बनता है। ठीक है, तो वो सभी कभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से एग्रीमेंट बनता है, डीड बनता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, each partner carrying on a business is a principal as well as agent for all the other partner। ये क्या बोल रहा है कि हर एक पार्टनर जो कि बिजनेस कर रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस कर रहा है, वो आपस में उसके बीच में जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है। क्या ये सही है? सोचो, 5 सेकंड आप सोचो, मैं चुप रहता हूँ। आई होप आप कुछ सोचे होंगे। अब मैं बताता हूँ। देखो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, एक चीज़ ध्यान में रखना है। अब बात आए सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है, एंटिटी मीन्स कुछ भी, फर्म हो, कंपनी हो, एलएलपी हो, किसी टाइप का कंपनी हो, ओपीसी कंपनी हो, प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो, या फिर प्रोड्यूसर कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, एनजीओ कंपनी, किसी टाइप का, तो वो सभी एंटिटी कहलाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। तो एंटिटी का मतलब होता है कि ये सभी एंटिटी हो गया, और जिसने बनाया, बनाने वाला, ये लोग बनाया 2-4 लोग, चलो ठीक है। देखो पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी भी जब क्रिएट किया जाता है तो इसमें भी कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए। तो पार्टनरशिप में भी 2 मेंबर मिनिमम, कम से कम, एंड प्राइवेट कंपनी में भी कम से कम 2 मेंबर होगा तो ही क्रिएट कर सकता है पार्टनरशिप फॉर्म या प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इसलिए 2 मेंबर मैं यहाँ लिया हूँ। तो जब एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट हो जाता है, एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट हो गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों एक ही कहलाता है, एक ही, दूसरा नहीं हो जाता है। तो इसलिए कहता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में अप्लीकेबल नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर एक कंपनी है, तो कंपनी जैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन कंपनी हुआ, तो कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन होते ही ये दोनों मेंबर से अलग हो जाता है। ये दोनों मेंबर से अलग, ये अलग हो गया, अलग, एंड पार्टनर अलग हो गया। यानी कि दोनों अलग अलग जब हो जाता है उसको कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। तो क्या मैंने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, लेकिन कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल होता है। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, दूसरी बात नोट कर लेना, मिनिमम पार्टनर 2 होता है, एंड प्राइवेट कंपनी को क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर से हो सकता है। तो यहाँ पर क्या बोला कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। तो हाँ देखो, जब सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं हुआ तो वहाँ पर अप्लीकेबल हो जाता है कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का। तो कंपनी में प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप में होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कंपनी के केस में
प्रिंसिपल और एजेंट का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरी बात, हर एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के लिए लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर लायबिलिटी की बात किया जाए, पार्टनरशिप में लायबिलिटी जो पार्टनरशिप में होता है अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड। यानी कि फॉर्म में लॉस हुआ 5 लाख का लॉस हुआ, एंड फॉर्म के पास पूरा संपत्ति जो है वो 3 लाख का है। ठीक है, 5 लाख का लॉस हुआ, यानी 5 लाख रुपया देना है आउटसाइडर को, जिससे सामान खरीदे, तो उसको 5 लाख देना है। लेकिन फॉर्म में अगर सारा एसेट बेचते हैं और जो भी प्रॉफिट है उसको बेच बाच के सिर्फ 3 ही लाख रुपया हो रहा है, तो 2 लाख रुपया यहाँ ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 लाख रुपया के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा पार्टनर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होगा, ये दोनों लाएगा घर से, यानी अपना घर, ज़मीन, जायदाद सारा चीज़ बेच बाच के ये लायबिलिटी पे ऑफ करेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो रहा है। देखो, मैं पूरा चीर फाड़ कर रहा हूँ ऑप्शन को, ताकि आपको हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, तो एक क्वेश्चन की जगह 5-7 क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। 5-7 ही क्यों, आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसमें आप लिखोगे ना, तो ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं मैं सोल्व कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रैक्टिकल यानी कि थ्योरेटिकल 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी डील कर रहा हूँ। ओके, तो लायबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी 50। क्या ये सही है? देखो, पार्टनरशिप में मैं तो मिनिमम नंबर की बात किया प्रीवियस क्वेश्चन में कि 2 होता है, मैक्सिमम नंबर कितना होता है? तो देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 होता है। कितना? 100 होता है। पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ोगे ने, उसमें 100 लिखा रहेगा। तो क्या ये सही होगा? इस 100 के हिसाब से क्वेश्चन गलत है? तो नहीं। अब आगे बताता हूँ। पार्टनरशिप फॉर्म से जब आगे पार्टनरशिप एक्ट से आगे निकलोगे तो एक रूल आया है, रूल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल में नोटिफिकेशन में लिखा है, और ये जो रूल है ना, कंपनी एक्ट 2013 में मिलेगा। ठीक है, तो कंपनी एक्ट 2013 पर हो गए, उसमें जाकर ये रूल मिलेगा, रूल 10 है। ठीक है, तो रूल 10 में लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम पार्टनर 50 होगा। कितना? 50 होगा। तो देख रहे हो कहाँ कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। अगर कोई टीचर सिर्फ 12th को पढ़ाता है, यानी कि वो ग्रेजुएशन किया है या मास्टर डिग्री किया है और 12th को पढ़ा रहा है, तो उसको क्या पता है कि कंपनी एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। जो CS कर रहा है या CA कर रहा है तो उसको पता है, क्योंकि वो लोग कंपनी एक्ट को पढ़ता है। तो कंपनी एक्ट में कहाँ कहाँ किस टॉपिक के बारे में क्या रूल लिखा हुआ है, क्या लॉ लिखा हुआ है, वो सभी पता रहता है। इसलिए हमें पता है, तो मैं आपको स्पेसिफिक रूल भी बता रहा हूँ कि रूल 10 में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से रूल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 होगा, तो आप खटाक सा आंसर दोगे रूल 10 में। ये रूल कहाँ लिखा हुआ है? कंपनी एक्ट 2013 में। रूल किसने लाया? सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, कितना डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। होप सो आपको कुछ लगता होगा बोरियत, लेकिन बोर नहीं होना है, आपको अच्छे से पढ़ना है और नोट करते जाना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल
2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, सभी को रगड़ दोगे, सभी को सोल्व करोगे, सभी में लिखोगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन करोगे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ट्रू होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होगा? 50। अगर 100 लिखा रहता तो क्या होता? तो भी 50 ऑप्शंस को चूज करते हैं। देखो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, मैंने देखा आपका क्वेश्चन पेपर को, उसमें 100 ऑप्शन दिया हुआ था और 50 भी दिया हुआ था। तो आपको चूज करना था 50। जिसने 100 किया वो उसका ऑप्शन गलत हो गया होगा। ठीक है, तो हमेशा रूल को फॉलो करना है। जब देखो कुछ और बातें बता दूं कि अगर एक्ट यानी लॉ और रूल में जो कन्फ्लिक्ट करेगा बात, तो प्रिफर करना है रूल को। आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ। हाई लेवल का एक थ्योरेटिकल चीज़ है, हाई लेवल का मटेरियल है। तो बस इतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जाऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Method of settlement of dispute among the partner cannot be part of partnership deed। क्या कर रहा है कि पार्टनरशिप में, जैसा कि मैंने बताया था ना कि पार्टनरशिप में लड़ाई हो गया, आप दोनों पार्टनर थे, दोनों के बीच में लड़ाई फाइट हो गया है। तो इस फाइट को डिस्प्यूट करने के लिए क्या पार्टनरशिप डीड सोल्व नहीं करता है? यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पढ़ो। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नहीं, एक गलत क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक गलत क्वेश्चन बोल रहा है। यानी कि पार्टनरशिप डीड पार्ट होता है, यानी कुछ भी गड़बड़ी होता है, कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है, फाइट होता है कि हमें 6% इंटरेस्ट दो कैपिटल पर, हमें 50% इंटरेस्ट दो लोन पर, हम ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, हम कैपिटल जो लगाए हैं उस पर इंटरेस्ट लेंगे लेकिन तुमको नहीं देंगे, फलाना फलाना ढिमका ढिमका किस्म का लड़ाई होगा। तो इसी के लिए तो पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। पार्टनरशिप डीड में पूरा क्लियरली लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखाता है। पार्टनरशिप डीड में फॉर्म का नेम, एड्रेस एंड फॉर्म का कुछ भी मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होगा, सभी लिखेंगे। इसके बाद पार्टनर का नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह। उसके बाद PSR रेशियो कितना रहेगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा इसका बी होगा, फॉल्स। पार्टनरशिप डीड डिस्प्यूट सेटलमेंट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट एट अ रेट 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन ड्राइंग मेड बाय पार्टनर। देखो आ गया ना कि ड्राइंग किया, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या ड्राइंग पर 6% इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? आप पढ़े हो, बताओ, सोचो। 5 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, सोचो कि पार्टनरशिप डीड अगर मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फिर रिकॉल करो। अरे यार नहीं याद आ रहा है यार, वो पेट में याद है, दिमाग में नहीं आ रहा है। होता है ना, बचपन में ऐसा होता था, हम लोग गांव में रहते थे ना, तो गांव में कहता अरे पेट में याद है यार, दिमाग में याद नहीं आ रहा है, याद करने दो, याद करने दो। उसी तरह आप याद करो कि यार पढ़ा तो था, ड्राइंग के बारे में पढ़ा था कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे हाँ याद आया, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। याद आ गया, याद आ गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, फॉल्स। अगर डीड साइलेंट रहेगा तो 6% इंटरेस्ट नहीं कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कुछ भी, देखो एक चीज़ फिर से ध्यान दो, जो कैपिटल है ना, कैपिटल पर अगर डीड, कैपिटल पर इंटरेस्ट के बारे में डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर ड्राइंग करना है, ड्राइंग करना का मतलब क्या हुआ, वही कैपिटल का कुछ हिस्सा निकाल लिए
तो निकाल लेने पर भी ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी गिवन 12% पर एनम इफ डीड इज साइलेंट अबाउट रेट। डीड में कुछ भी रेट नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर के लोन पर 12% इंटरेस्ट मिलेगा। याद करो याद करो याद करो। फिर से देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब सुबह आप गेटअप होते हो ना, यानी सुबह जब जगते हो मॉर्निंग में, तो कुछ नहीं करो, पहला काम करो कि हाथ मुंह फ्रेश से धो लो, ठीक है, फेस वगैरह अच्छे से धो लो, एक गिलास पानी पियो, उसके बाद मेडिटेशन करो। 10 मिनट 20 मिनट आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका टाइम बर्बाद होगा? नहीं। मेडिटेशन से क्या होता है, रिकॉल करने का पावर आपका बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन में जाओगे, जितना डीप आप मेडिटेशन कर पाओगे, उतना अच्छे से आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर करना, मेरा बात मानो और इस टेक्निक को फॉलो करना। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड साइलेंट है? तो मिलेगा। अब बात आया कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा? 6%, 12% नहीं, 6% पर एनम, 12% नहीं। ये 12% बोल रहा है क्वेश्चन, तो ये फॉल्स हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप आपको 1 से लेकर 10 क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आया है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को शुरू से फॉलो करते जाना है। एंड जैसे ही वीडियो देखा ना, देखने के बाद आपको क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप जो चैप्टर है उसको उलट लेना है, एक बार देखते ही जाना है नज़र में कि हाँ हाँ ये चीज़ पढ़ा था और ये सभी चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको क्या होगा ना, पूरा 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप वीडियो देखे हैं, शाम होते होते यानी कि सोने से पहले आपको एक बार पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके सोना है, ठीक है। एंड सेकेंड वीडियो में देखो, ये जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। देखो ईयर वाइज मैं लिखा हूँ, जिस भी एग्ज़ाम में पूछा गया, CBSE हो, ICS हो या बिहार बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, तो उस सभी क्वेश्चन को मैं कलेक्ट किया हूँ और डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।